नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 2 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और तीनों बहुत ज़्यादा डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे प्रिजन्स में कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित, जेल के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वाटर डिवाइड से संबंधित। इंदौर में दूषित पानी पीने से देखो 14 लोगों की डेथ हो गई। और देखो कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब कितना बड़ा दुखद बात है। आज़ादी को 80 साल हो गए, हम विकसित भारत की बात करते हैं जहां साफ हवा का तो इशू था ही, और अब साफ पानी का इशू कि साफ पानी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लोगों की डेथ्स हो रही है। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हाईकोर्ट की रूलिंग आई है, अब कॉलेज में मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं होगी। मतलब ये जो सब चलता था ना कि इतने % अटेंडेंस होनी जरूरी है एग्जाम लेने के लिए, उसके खिलाफ हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है। तो ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन जेल्स एंड कास्ट सिस्टम से संबंधित है। हिंदुस्तान टाइम्स का यानी HT का आर्टिकल है और लिखा आशीष भारद्वाज और इंसिया वनावती के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। तो देखो इस आर्टिकल को ना हम हर एक एंगल से एनालाइज करेंगे, सोशल एंगल से, लॉ के एंगल से, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं, बेसिक्स की बात करते हैं। देखो 2020 का समय था, पूरी दुनिया उस समय देखो कोविड-19 से लड़ रही थी। सब लोग एक चीज पे बात कर रहे थे कि वैक्सीन की जो एक्सेस है वो अनइवन है, कि कुछ लोगों को तो वैक्सीन आसानी से मिल जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। तो उस समय एक जर्नलिस्ट है सुकन्या सांता, उन्होंने ना एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट ने ना सबको हिला के रख दिया। उन्होंने ये दिखाया कि जो कास्ट सिस्टम है, मतलब कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, जिसे संविधान ने आर्टिकल 17 में सीधा सीधा बैन किया है, लेकिन वो कास्ट सिस्टम जेल की दीवारों में आज भी जिंदा है। कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन आज भी जेल की दीवारों के पीछे जिंदा है। ये सुकन्या सांता ने ना अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में पब्लिश किया। बाहर संविधान चलता है, लेकिन जेल के अंदर अभी भी मनुस्मृति जैसा जो सिस्टम है वो चल रहा था। सवाल उठा, क्या देखो जेल क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करने के लिए है या फिर क्रिमिनल्स को ह्यूमिलिएट करने के लिए है कास्ट के नाम पे? इस प्रकार के क्वेश्चंस उठे। एक ना फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है लुइस डिमोंट। अब वो जो कंसेप्ट देते हैं वो कंसेप्ट देते हैं प्योरिटी एंड पोल्यूशन का। प्योरिटी एंड पोल्यूशन, जेल सिस्टम ने देखो इसी कंसेप्ट को अपना लिया, प्योरिटी एंड पोल्यूशन भी। कुछ कास्ट जो है वो पोल्यूटेड रहेंगी, कुछ कास्ट जो है वो प्योर रहेंगी। जैसे देखो आपको हैरानी होगी सुन के, जेल में ना काम का जो बंटवारा था वो स्किल के आधार पे नहीं था। जेल में काम का बंटवारा था कास्ट के आधार पर। जैसे अपर कास्ट प्रिजनर्स को खाना बनाने का काम दिया जाता था, कुकिंग। क्यों? क्योंकि यह माना जाता कि वो प्योर हैं। लोअर कास्ट यानी दलितों को क्लीनिंग और स्वीपिंग का काम दिया जाता, जेल का टॉयलेट साफ करना, या ये सारे जो काम है स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को दिए जाते। इसके अलावा देखो और क्या क्या पाया गया, और बहुत सारी चीजें पाई गई। सुकन्या सांता ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, यह भी पाया गया कि देखो अपर कास्ट कि लोगों को ना अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता था और लोअर कास्ट प्रिजनर्स को इंफीरियर क्वालिटी का खाना दिया जा रहा था। यहां तक कि रहने की जो बैरक्स थी ना वो भी कास्ट के आधार पे डिवाइडेड थी, कि ये अपर कास्ट के लोगों की बैरक है, ये लोअर कास्ट के लोगों की बैरक है। और देखो ऐसा नहीं कि ये चुपचाप हो रहा था, ये सारी चीजें स्टेट प्रिजन मैनुअल्स में साफ साफ लिखी हुई थी। जैसे वेस्ट बंगाल प्रिजन मैनुअल में यह साफ तौर पे लिखा हुआ था कि स्वीपिंग ड्यूटी जो है वो सिर्फ मेहतर, हरिजन या फिर जो चंदेल कास्ट है इनके लोगों को दी जाएगी, इन कास्ट के लोगों को दी जाएगी जो साफ सफाई की ड्यूटी है। सोचो, गवर्नमेंट रूल बुक में यह डिस्क्रिमिनेशन साफ तौर पे लिख रखा था और इतने सालों तक किसी ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में, हम हिस्ट्री में चलते हैं। देखो जो अंग्रेज थे उनका तो काम एक ही था, इंडिया में कंट्रोल को मेंटेन करके रखना।
अब इनका एक एक्ट था प्रिजन एक्ट 1894, ये ब्रिटिश इरा का कानून है। अंग्रेजों ने ना इस एक्ट में कास्ट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है, टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है। अंग्रेज जो थे वो कास्ट को ना एक सोशल रेलिक नहीं मानते थे कि हां भाई पुरानी चीज है, चली आ रही है, इसे खत्म करते हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने कास्ट को ना यूज किया रूल करने के लिए। उनको कोई मतलब नहीं था कि हां भाई अत्याचार हो रहा है कास्ट के नाम पे, नहीं, उनको लगा है कास्ट के नाम पे लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, कास्ट के नाम पे हम अपना दबदबा बरकरार रख सकते हैं, कास्ट के नाम पे रूल कर सकते हैं, कास्ट के नाम पे अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है तो ये सब कर दो। तो ये सब उन्होंने किया, कानून में लिख भी दिया। फिर एक और एक्ट है 1861 का लखनऊ जेल रिपोर्ट। अब देखो 1861 में ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट दी थी, यही लखनऊ जेल रिपोर्ट। उसमें एक चीज लिखी थी, सिर्फ जो ब्राह्मण कैदी है ना वही खाने से पहले नहाएंगे, बाकी लोग नहीं नहाएंगे, और नहा धो के वो जहां पे खाना खाएंगे ना उनका जो एरिया था पूरी तरह से सेग्रीगेटेड, उनको अलग से खाना दिया जाता था, सिर्फ उन्हीं को नहाने दिया जाता था, बाकी लोगों को नहीं, बाकी कास्ट के लोगों को यह सब एक्सेस नहीं था। फिर इसके बाद में राइटर एक और चीज बोलते हैं, आपने एक ट्राइब के बारे में पढ़ते हो, डी नोटिफाइड ट्राइब, डी नोटिफाइड ट्राइब यानी डीएनटी। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? देखो ब्रिटिश टाइम में ना एक एक्ट आया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस एक्ट ने ना कुछ ट्राइब्स को जन्म से क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। इस एक्ट के अनुसार आजादी के बाद हमने देखो इस एक्ट को हटा दिया था, इसीलिए अब उन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब के लोग नहीं बोला जाता, अब उन लोगों को बोला जाता है डी नोटिफाइड, क्योंकि हमने आजादी के बाद उनको डी नोटिफाई कर दिया था। लेकिन देखो आज भी पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो माइंडसेट है ना वो वही है जो अंग्रेजों का था। जेल मैनुअल्स में इन ट्राइब के लोगों को ना हैबिचुअल ऑफेंडर लिखा जाता है, बिना किसी नए गुनाह के। उन्हें ना पुराने थप्पे की वजह से ना बहुत हार्श पनिशमेंट उन्हें मिलता है, और बेसिक राइट्स यानी बेसिक अधिकार भी उन्हें नहीं दिए जाते। डॉक्टर अंबेडकर ना एक बात बोला करते थे, कास्ट इज नॉट ए जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर। तो जेल में देखो ये जो कोट है ना लिटरली देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि लोगों को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट के नाम पे। फिर नेक्स्ट, जैसे ही देखो ये स्टोरी पब्लिश हुई ना तो कोर्ट भी जागी, जुडिशरी भी जागी। जुडिशरी ने बोला भाई आर्टिकल 15 स्टेट कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसके अलावा आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर यानी बेगार, इन सभी आर्टिकल्स का आप उल्लंघन कर रहे हो। क्वेश्चन देखो ये उठता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लियर है तो ये मैनुअल्स 70 साल तक कैसे वैलिड रहे? तो इसका जवाब फिर निकलता है यहां से, प्लोजिबल डिनाइबिलिटी। मतलब सिस्टम ने आंखें बंद कर रखी थी, और ये देखो इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेसेंसी का यानी लापरवाही का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो जैसे मैंने बताया जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई ना तो फिर जुडिशरी भी जागी। सबसे पहले देखो राजस्थान हाईकोर्ट में जो जोधपुर बेंच है ना उन्होंने सुमोटो नोटिस ले लिया इस पूरे मामले का। उन्होंने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई और बोला कि 7 हफ्तों के अंदर अंदर आप अपने जेल रूल्स को बदलो, और वहां के जो इनह्यूमन रूल्स है ना उनको पूरी तरह से रिपील कर दो, खत्म कर दो, हम 7 हफ्तों के बाद में चेक करेंगे। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट भी केस में आई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली इस केस में। उनको भी लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है, कई सारे राज्यों में हो रहा है। तो सुकन्या सांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो उस समय फॉर्मर सीजीआई थे DY चंद्रचूड़ और सीनियर एडवोकेट थे S मुरलीधर। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि जो हाईकोर्ट के सीजीआई है वो रिटायर होने के बाद में एज ए वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
इसका आंसर देखो ये है, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो देखो रिटायर होने के बाद में ना अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां पे वो, जिस हाईकोर्ट में वो चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा वो सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी है ना, जो उनके अंडर आती थी, वहां पे भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो दूसरी हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो एस मुरलीधर थे ना, इस केस में जो वकील थे, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ये उड़ीसा हाई कोर्ट के फॉर्मर सीजे थे। रिटायर होने के बाद में प्रैक्टिस करने लगे सुप्रीम कोर्ट में, समझे। तो इन्होंने ये बोला, जो एस मुरलीधर थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इन्होंने बोला 10 राज्यों में, यूपी में, एमपी में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में ये हाल है कि जेल रजिस्टर्स में ना बकायदा कास्ट कॉलम होता है। एंट्री होती है बंदे की और साइड में लिखा होता है कौन सी कास्ट से हो। तो आपकी जो किस्मत है, आपका कास्ट कॉलम डिसाइड करता है आपके साथ में कैसे बिहेवियर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ना इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इस पूरी प्रैक्टिस को। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सारे जो स्टेट्स हैं अपना जो प्रिजन मैनुअल्स हैं वो चेंज करें और प्रिजनर्स के रजिस्टर से कास्ट कॉलम को पूरी तरह से डिलीट किया जाए, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, चाहे वो कन्विक्ट हो। तो इस पूरे आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया। निचोड़ क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमने डिस्कस कर लिया। निचोड़ क्या है इस पूरे इशू का? निचोड़ देखो यही है कि जेल का मकसद रिफॉर्म करना है, ह्यूमिलिएट करना नहीं है। अगर क्रिमिनल जेल में जाकर भी कास्ट सिस्टम फेस करेगा तो फिर सुधरेगा कैसे? अगर देखो किसी स्पेसिफिक कास्ट को अनक्लीन काम दिया जा रहा है तो ये सिस्टम का फेलियर है। अगर ट्राइब्स को क्रिमिनल माना जा रहा है सिर्फ उनके जन्म के आधार पे, तो ये स्टेट मशीनरी का फेलियर है। और अगर रजिस्टर में कास्ट लिखी जा रही है, ये हमारे कलेक्टिव मोरल कॉन्शियंस का फेलियर है। तो जजमेंट देखो आया है, देर से आया है, लेकिन देखते हैं अभी भी सिचुएशन बदलेगी या फिर अभी भी समय लगेगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो होता ही जाना ही जाता है अपनी कॉम्प्लिसिटी के लिए कि हाँ यार ठीक है, चलता है, ये वो, ऐसा एटीट्यूड रहता है कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वाटर डिवाइड से संबंधित है। इंदौर में ना दूषित पानी पीने से बहुत दुखद हादसा हो गया था, 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो ये देखो हमारे गवर्नेंस मॉडल पे एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लगाता है। तो आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के हेल्थ एंड गवर्नेंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। क्या हुआ है इंदौर में और इंसिडेंट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नेंस की फेलियर, स्कीम्स की रियलिटी, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंदौर की आयरनी आप समझिए। इंदौर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? इंदौर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि हाँ यार साफ शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में लगातार कई सालों से ना इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का टैग मिल रहा है। वहां का जो वेस्ट सेग्रीगेशन का मॉडल है वो देखो पूरे के पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है। लेकिन देखो आज उसी इंदौर में ना लोग गंदा पानी पीने से ना मर रहे हैं। ये है विडंबना, मतलब बहुत बड़ी आयरनी है जिसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं। सोच के देखो, सड़कें साफ हैं, कचरा मैनेज हो रहा है, लेकिन जो पानी नल में आ रहा है वो देखो जहर बन गया है। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो किसी भी शहर की एक बेसिक नीड क्या होती है? किसी भी शहर की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ क्लीन वाटर और क्लीन एयर। ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है पर पानी गंदा है तो डेवलपमेंट का फायदा ही क्या? डेवलपमेंट अधूरा है, फिर लोग पिएंगे क्या? तो इस ट्रेजेडी ने दिखा दिया है कि अवार्ड्स और ग्राउंड रियलिटी में देखो डिफरेंस हो सकता है। अगर देखो स्पेसिफिकली बात करूं इंसिडेंट के बारे में, वहां पे देखो मध्य प्रदेश इंदौर में ना म्यूनसिपैलिटी का सप्लाई वाटर पीने की वजह से ना पूरा हाहाकार मच गया है। सरकार कह रही है 4 लोगों की जान गई है, लेकिन असल में देखो 14 लोगों की जान गई है, इंक्लूडिंग एक बच्चा। और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, मतलब 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमार भी पड़ गए हैं, 200 लोग हॉस्पिटल में अभी भी हैं
32 आईसीयू में हैं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो ये कोई देखो मामूली पेट खराब होने वाला इशू नहीं था, ये एक प्रकार से ना मास पॉइजनिंग जैसा सीन बन गया था। और राइटर बोलते हैं कि पिछले 2 महीनों में ना ये दूसरा बड़ा केस है एमपी में। नवंबर में ना एक वहां पे बीटेक का कॉलेज है, विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहां के भोपाल कैंपस में ना प्रोटेस्ट हुआ था। स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की थी कि बच्चों को ना जॉन्डिस हो रहा है, पीने का पानी जो सप्लाई हो रहा है उसको पीने से बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है, क्योंकि वहां भी जो वाटर सप्लाई थी वो कंटामिनेटेड थी। देखो जॉन्डिस अक्सर होता है ना, अक्सर हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से जॉन्डिस होता है। और ये जो वायरस है ना हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस ई, ये गंदे पानी में पनपता है। कहां पे पनपता है? गंदे पानी में। देखो जब भी ऐसी कोई त्रासदी होती है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पहला रिएक्शन जानते हो क्या होता है? ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि हाँ भाई इसकी गलती है, इसकी गलती है। और इंदौर के केस में भी ऐसा ही हुआ। अथॉरिटीज ने कहा कि नई सप्लाई लाइन जो है वो इंस्टॉल हो रही थी, इसकी वजह से दिक्कत हुई। क्या देखो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यह है कि लोग मर जाएं। राइटर बोलते हैं कि देखो अथॉरिटीज ने ना जिम्मेदारी लेने के बजाय बहाने बना रही है। अथॉरिटीज, एक कमेटी बना दी गई है जांच के लिए, लेकिन सवाल यह उठता है क्राइसिस क्रिएट ही क्यों होने दिया गया? पहले से चेक्स एंड बैलेंस क्यों नहीं थे? समझे? जब पुरानी पाइप्स लीक होती हैं और पास में सीवेज लाइन होती है, तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से देखो सीवेज जो है वो ड्रिंकिंग पाइप के वाटर में घुस जाता है। और इंदौर में देखो शायद यही हुआ था, लेकिन अथॉरिटीज ने ना इसे टाइमली चेक नहीं किया। समझ गए? होता क्या है, जब देखो पुरानी पाइप्स लीक होती है ना और पास में सीवेज की लाइन गुजर रही होती है, तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से ना सीवेज ड्रिंकिंग वाटर पाइप में ना घुस जाता है। फिर लोगों के घरों में जो पानी जाता है, फिर वो सीवर का पानी चला जाता है, लोग उसे पी लेते हैं। ऐसा ही हुआ था इस केस में। बट बात यह है, पता है अपने को ऐसा होता है, तो आपने चेक क्यों नहीं किया टाइमली? मतलब लोगों ने शिकायत तो की होगी गंदा पानी आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया? तुरंत की तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। राइटर बोलते हैं देखो बोलने को ना स्कीम्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। 2 बड़ी स्कीम्स हैं और वैसे और बहुत सारी हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, ये सैनिटेशन के लिए है। जल जीवन मिशन है, हर घर जल पहुंचाने के लिए ये मिशन है। लेकिन देखो इन मिशंस के बावजूद पानी की जो समस्या है वो खत्म नहीं हुई है हमारे देश में। जल जीवन मिशन का टारगेट ये था, अभी भी है, 55 लीटर पर कैपिटा जो पानी है वो हर पर्सन को मिले। लेकिन फोकस ना क्वांटिटी पे और एक्सेस पे बहुत है। क्वांटिटी पे और एक्सेस पे फोकस बहुत है, लेकिन ना क्वालिटी पे फोकस नहीं है। ये दिक्कत है। अगर देखो आपने ना घर तक नल पहुंचा भी दिया, लेकिन उस नल में पानी जो है वो सीवरेज के पानी के साथ मिक्स होके आ रहा है, तो फिर देखो उस एक्सेस का क्या ही मतलब है कि आपने घर घर पानी पहुंचा दिया। ओ भाई 55 लीटर सीवर के पानी का क्या करेंगे लोग? इसके बाद देखो डेटा की बात की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखो ये कहता है 96% हाउस होल्ड्स के पास में ना इंप्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। इंप्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आपको हैरानी होगी जब हम ये बोल रहे हैं इंप्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इस इंप्रूव्ड सोर्स का मतलब क्या है? इंप्रूव्ड सोर्स का मतलब है पाइप्ड वाटर या फिर बोरवेल का वाटर या फिर प्रोटेक्टेड स्प्रिंग। इंप्रूव्ड सोर्स का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पानी सेफ है। टेक्निकल डेफिनेशन जो है ना उसमें इंप्रूव्ड सोर्स का लिखा होना मतलब यह गारंटी नहीं है कि जो पानी हम पहुंचा रहे हैं वो बैक्टीरिया फ्री है। यहीं पर देखो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो गलती कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि पाइप लग गया मतलब काम खत्म। लेकिन देखो अगर मॉनिटरिंग नहीं है तो वो पाइप जो है वो मौत का कारण बन सकता है, जो इंदौर के केस में हुआ। म्युनिसिपल सप्लाई को सेफ माना जाता है, लेकिन चेक्स फेल हो गए। चेक्स फेल हो गए। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो देश की जनता कितनी है? देश की जनता है 147 करोड़। इतनी बड़ी आबादी के लिए ना वाटर बोर्न डिजीज ना एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या इंपैक्ट होता है वाटर बोर्न डिजीज? जैसे देखो अगर पानी में दिक्कत है तो कोलेरा, टाइफाइड और डाइसेंट्री, जॉन्डिस ये बीमारियां हो सकती हैं। गरीब आदमी बीमार पड़ता है। देखो अमीर आदमी तो आरओ लगवा के रखता है,
गरीब आदमी थोड़ा सा बीमार पड़ता है पीने के पानी की वजह से, उसके वेजेस का लॉस होता है, अलग से इलाज करवाना पड़ता है, आउट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा होता है, सोच के देखो, जबरदस्त आउट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। और वो गरीबी रेखा के नीचे आने के लिए ना पूरी तरह से मजबूर हो जाता है। देखो एयर पोल्यूशन पहले ही जान ले रहा है, दिल्ली एनसीआर में हवा का क्या हाल है, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, ज्यादातर शहरों में हवा जो है खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत खराब है। तो एयर तो पहले से ही खराब थी, अब पानी भी खराब है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो फिर देखो क्या ही फायदा, मतलब फिर काहे का हम वो 2047 तक विकसित भारत तक पहुंचेंगे जब जो बेसिक एमिनिटीज हैं, हवा पानी, वही नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो आर्टिकल 21 वैसे देखो साफ तौर पे बोलता है राइट टू लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि राइट टू क्लीन वाटर जो है वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है। और इंदौर की जो घटना है इस राइट का पूरी तरह से वायलेशन है। फिर वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है? वे फॉरवर्ड में ये बोला जाता है, सबसे पहले देखो आप डिलीवरी पॉइंट चेक करो, सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे फोकस करना काफी नहीं है, जहां पानी डिलीवर हो रहा है कंज्यूमर एंड तक वहां पे आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, स्मार्ट टेक यूज करो, मतलब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले सेंसर यूज करो, ये चेक करने के लिए कि कहीं पे प्रेशर ड्रॉप हुआ है या फिर कहीं पे लीक आपको महसूस हुआ है, सेंसर से आपको पता लग जाएगा और फिर आप जल्दी से एक्शन ले सकोगे। फिर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पुराने जो पाइप्स हैं उनको बदलने की जरूरत है, लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ये जो सेंसर वगैरह है ये यूज कर लो। और फिर इन्फोर्समेंट की बात की जाती है। इन्वायरमेंट लॉज और वाटर गाइडलाइंस सिर्फ देखो कागज पर नहीं रहनी चाहिए, उनको सख्ताई से उनका पालन भी होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, इंदौर जैसे केसेस को ना वेकअप कॉल मानना चाहिए, स्टेट्स को अपने अपने वाटर रिसोर्सेज चेक करने चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वाटर डिवाइड से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी अटेंडेंस से संबंधित है। यूनिवर्सिटीज़ में वो रूल नहीं होता 75% अटेंडेंस या फिर 70% अटेंडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड ये वर्डिक्ट आया है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 में एजुकेशन और जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो न्यूज़ समझ लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ना लॉ स्टूडेंट्स के फेवर में रूलिंग दी है, अपना वर्डिक्ट दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है जो रिजिड अटेंडेंस नॉर्म्स है ना कि हाँ इतनी % अटेंडेंस होगी तभी एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, ये आउटडेटेड है। मतलब स्टूडेंट्स को डिटेन करना, रोकना एग्जाम देने से ये गलत है पूरी तरह से। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना अटेंडेंस एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। एडमिनिस्ट्रेटर ये सोचते हैं अगर बच्चा क्लास में है तो मतलब वो पढ़ रहा है, लेकिन कोर्ट ने ना इसे ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच माना कि ये तो पुरानी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है और आज के समय में ये जो अप्रोच है वो रेलेवेंट नहीं है। लोग क्लास में आके भी नहीं पढ़ते, दिमाग कहीं और है। समझ रहे हो? कोर्ट ने ये माना कि देखो लर्निंग जो है वो सर्विलियंस करने से नहीं आती, लर्निंग आती है दिल से। अच्छा जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे अपने आप अच्छा पढ़ेंगे। क्लास में बुलाओगे वहां पे भी उसका ध्यान कहीं और है तो आप क्या पढ़ा लोगे? तो राइटर सैली वालिया, मतलब जो खुद 40 साल टीचर रही, वो एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो कहती हैं देखो मैंडेटरी अटेंडेंस इज पेडागोजिकल बैंकरप्ट। पेडागोजी मतलब पढ़ाने की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग, और बैंकरप्ट मतलब दिवालियापन, मतलब जैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं ना, फेल हो गए बैंक। मतलब देखो अगर टीचर को अटेंडेंस मैंडेटरी करनी पड़ रही है तो मतलब उसका जो समझाने का तरीका है वो फेल हो चुका है, उसके पास में समझाने की कला ही नहीं है। यह आर्टिकल ना कुछ पहले भी आया था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, आज फिर से देता हूं। मैं शायद ना 6ठी 7वीं क्लास में था और हमारे ना एक अध्यापक थे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड, शेर सिंह सर। तो ना अभी जब बच्चे छोटे होते हैं ना वो छेड़छाड़ करते हैं, तो मेरे पीछे ना कोई पूंछ लगा रहा था। वो मतलब पीछे पूंछ नहीं लगा देते, पीछे कोई चिपका देता है जो पीछे वाला बच्चा होता है ताकि मैं खड़ा हूँ फिर सारे हंसें। तो मेरे पीछे कोई ऐसा लगा रहा था और मेरा ध्यान पीछे था कि यार मेरे पीछे क्यों लगा रहा है। तो मैं 2-3 बार पीछे मुड़ के मैंने देख लिया। तो
ये जो सर थे ना शेर सिंह, इन्होंने देख लिया, इन्होंने जो मुझे बात बोली ना, मुझे आज भी वो बात याद आती है। वो कहते हैं कि सुमित, शायद मेरे ही पढ़ाने में कोई कमी रह गई है कि मैं तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो नहीं जगा पा रहा हूँ, और मतलब तुम्हारा जो ध्यान है कहीं और है, इसका मतलब मेरी जो टीचिंग है वो फेल हो गई है। तो वो बहुत बढ़िया टीचर थे यार, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनके लिए। तो सेम बात ये राइटर बोल रही हैं आज कि मतलब अटेंडेंस मैंडेटरी करनी पड़ रही है, तब जाके बच्चा क्लास सुनने के लिए आए, तो मतलब टीचिंग फेल हो चुकी है। क्योंकि देखो, एजुकेशन ना इनविटेशन होनी चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का काम क्या है? क्यूरोसिटी पैदा करना। यूनिवर्सिटी का काम ये कतई नहीं है आज्ञाकारी बनाना या फिर कंप्लायंस बनाना। बच्चे डर की वजह से कंप्लाई कर रहे हैं, फिर वो बच्चा आगे नहीं फॉलो करेगा इसे। अगर स्टूडेंट्स क्लास नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट को पनिश मत करो। टीचर को ना खुद से पूछना चाहिए कि मैंने आज ऐसा क्या नहीं पढ़ाया कि बच्चा नहीं आया। समझ रहे हो? अगर ऐसा होता है ना तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल शिफ्ट होगा। सही में बहुत बढ़िया बात बोली यार, बहुत बढ़िया। फिर ना यहां पे एक नाम आप याद रखना, नाम है पोलो फ्रायर। ये ब्राजील के बहुत बड़े फिलोसफर थे और उनकी एक किताब है पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड। राइटर ना इन्हें कोट करते हैं और बोलते हैं कि ये जो पोलो थे ना, ये बोला करते थे कि एजुकेशन के ना दो मॉडल्स हैं। एक है बैंकिंग मॉडल। बैंकिंग मॉडल मतलब टीचर जो है ज्ञान स्टूडेंट के दिमाग में डिपॉजिट करता है और स्टूडेंट एक खाली बर्तन है, बस चुपचाप सुनो और रट लो। इंडियन क्लासरूम्स में देखो यही बैंकिंग मॉडल फॉलो हो रहा है। दूसरा है डायलॉगिक मॉडल, क्रिटिकल मॉडल। एजुकेशन एक डायलॉग है, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर सच ढूंढते हैं और इसमें देखो सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें देखो कॉन्शियसनेस अवेकनिंग होती है। हमें इस मॉडल की आवश्यकता है। आजकल देखो क्लासरूम्स में ना येलोइंग नोट्स चलते हैं, मतलब वही 10 साल पुराने नोट्स टीचर पढ़ा रहे हैं। जो ज्ञान गूगल पर 1 सेकंड में मिल जाएगा, चैट जीपीटी से मिल जाएगा, उसके लिए क्लास में 1 घंटा बैठना क्यों मैंडेटरी है? तो ये देखो हमारे सिस्टम की उदासीनता को दर्शाता है। राइटर एक केस स्टडी भी देते हैं, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि देखो जो क्लास है ना वो डिजायर से होनी चाहिए, ड्यूटी से नहीं होनी चाहिए। सर इजाया बर्लिन ऑक्सफोर्ड में हिस्टोरियन, वो क्लास के लिए कैसे तैयारी करते थे? रोड मैप्स बनाते थे, जोक्स लिखते थे, इमोशनल टर्न्स प्लान करते थे। उनका लेक्चर ना एक शोमैनशिप था। स्टूडेंट्स ना उन्हें सुनने आते थे, अटेंडेंस के डर से नहीं आते थे। सोच के देखो एक टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, मतलब अपने लेक्चर के लिए। सही बताऊं तो इस आर्टिकल से मैंने भी सीखा चीज को, बढ़िया लगा मुझे ये आर्टिकल। राइटर अपना भी एग्जाम्पल देती हैं। वो कहती हैं मैंने ना स्टूडेंट्स को क्लास में पोइट्री नहीं पढ़ाया, मतलब जो कविता वगैरह नहीं होती पोइट्री, मैंने उनको क्लास में नहीं पढ़ाया, बल्कि मैं उनको हिल्स में ले गई। उन्होंने नेचर को इतना करीब से देखा और खुद ब खुद वो पोइट्री का मतलब समझने लगे। और मतलब उन्होंने एहसास किया पोइट्री को। जब उन्होंने नेचर को देखा ना, उन्हें पोएम समझ में आ गई। तो देखो जो ग्रेट यूनिवर्सिटीज है ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ये सब ना अटेंडेंस काउंट नहीं करती। वो स्टूडेंट्स की मैच्योरिटी पर ट्रस्ट करती हैं। उन्हें पता है कि अगर टीचर दमदार है तो क्लास भरी रहेगी। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो हाल है ना वो शेल जैसा हो गया है, खोखली है इंडियन यूनिवर्सिटीज। प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे पहली प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। एडमिनिस्ट्रेटर देखो सिलेबस डिसाइड करते हैं, टीचर्स नहीं डिसाइड कर रहे हैं सिलेबस। हर चीज पर सर्विलियंस है। फिर ऑटोनॉमी की बात कर लीजिए आप। यूनिवर्सिटीज अब इंटेलेक्चुअली गुलाम बन गई है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है बस उसी की आइडियोलॉजी का गुणगान करती रहती हैं वही लोग। डिसेंट का तो स्कोप ही नहीं है भाई। डिसेंट तो डेमोक्रेसी का गहना है। आप डिसेंट को चुप करा देते हो तो मतलब डेमोक्रेसी को मार देते हो। हायरिंग इश्यूज हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोजीशंस हैं वो लॉयल्टी पर भरी जाती है कि हाँ ये मेरी आइडियोलॉजी के प्रति लॉयल है तो इसको मैं पद दे देता हूं। पैटर्नलिस्टिक माइंडसेट है कि हम स्टूडेंट्स को ना बच्चे समझते हैं, मतलब हम ना स्टूडेंट्स को थिंकिंग बीइंग्स
नहीं मानते, हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, इन्हें समझ ही नहीं है। जब आप देखो किसी को जबरदस्ती क्लास में बिठाते हैं ना, तो आप उसकी इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी की हत्या कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है ना, ये देखो एक गेम चेंजर बन सकता है, कैटलिस्ट बन सकता है। इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले टीचर इनोवेशन। अगर अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होगी तो टीचर को डर लगेगा कि क्लास खाली ना हो जाए, इस डर से ना वो नया तरीका ढूंढेगा पढ़ाने का, क्वालिटी इंप्रूव होगी। फिर है पीयर मोटिवेशन। अब देखो बच्चा ना क्लास इसलिए आएगा क्योंकि बाकी दोस्त ये बोल रहे हैं कि यार आज की क्लास मिस मत करना, सर ने आज गजब पढ़ाया है। तो मोटिवेशन फियर से शिफ्ट होके फोमो बन जाएगा। तीसरी चीज है ट्रू पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी का जो मकसद है वो इंफॉर्मेशन देना नहीं है। इंफॉर्मेशन तो जैसे मैंने आपको बोला चैट जीपीटी भी दे रहा है। यूनिवर्सिटीज का मकसद है डिस्कवरी को फैसिलिटेट करना, कि बच्चा खुद डिस्कवर करे। तो देखो आखिर में यही बोलना चाहूंगा, ये जो रूलिंग आई है ना दिल्ली हाईकोर्ट की, ये हमें याद दिलाती है कि एजुकेशन में ना फ्रीडम और डिसिप्लिन का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, डंडे के जोर से डिसिप्लिन नहीं आना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ना, इसी पे बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।